Good morning students. Today in this video we will study solution of one-dimensional heat equation or diffusion equation using the method of separation of variables. The one-dimensional heat flow or diffusion equation in bars is represented as this: curly square u by curly x square is equal to 1 by c square curly u by curly t. We shall now find the solution of above equation by using the method of separation of variables. क्या करते हैं हम इस मेथड में? जो आपका दो वेरिएबल्स यहाँ यूज हो रहे हैं x और t, तो सॉल्यूशन जो है u x और y का फंक्शन होगा, इसको हम कैपिटल X और कैपिटल T दो फंक्शन में इक्वल सेपरेट कर देते हैं। अब हमें ये u की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में यूज करनी है, तो ज़रा ध्यान से देखिए, करली u बाय करली t क्या बन जाएगा? x एज इट इज t का विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव, यानी कि ये बन गया एक्स टी डैश। आपको यहाँ पर एक्चुअल में ना ये वाली टर्म आपको यूज नहीं करनी चाहिए, ऐसे बुक की अप्रोच हम अवॉइड करेंगे। क्यों? क्योंकि कैपिटल टी जो है वो सिर्फ वेरिएबल टी का ही फंक्शन है, तो उसमें आपने पार्शियल डेरिवेटिव ना यूज करके ऑर्डिनरी डेरिवेटिव ही यूज करने हैं। ऐसे ही u का विद रिस्पेक्ट टू जब आप x डेरिवेटिव करेंगे तो हम इसको करली u बाय ना लिख के इसको लिखेंगे dx कैपिटल x बाय d। ऐसे ही मैं इसको भी यहाँ चेंज कर देती हूँ, इसको आपने dt बाय d यूज करना है। ऐसे ही इस पार्ट में d2x बाय dx स्क्वायर, तो ये बन गया tx डबल डैश। अब ये वैल्यूज जैसे ही मैंने इक्वेशन में पुट करी, आपका ये वेरिएबल हमने सेपरेट कर लिए। तो जो मेथड है वेरिएबल ऑफ सेपरेशंस, उसके अकॉर्डिंग ये लेफ्ट साइड सिर्फ x का फंक्शन है, राइट साइड सिर्फ t का फंक्शन है। तो ये तभी इक्वल हो सकते हैं जब बोथ साइड सेम कांस्टेंट के इक्वल हो। वो कांस्टेंट मैंने सपोज कर लिया k, तो बोथ साइड को जैसे ही मैंने k के इक्वल रखा, हमारे पास टू ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस आ गई हैं। अब इन डिफरेंशियल इक्वेशंस का हम सॉल्यूशन निकालेंगे यूजिंग डिफरेंट केसेस ओवर वैल्यूज ऑफ k। एक बार k को पॉजिटिव लेंगे, एक बार जीरो लेंगे और एक बार नेगेटिव लेंगे। जब k पॉजिटिव है तो मैंने मान लिया k की वैल्यू है p स्क्वायर, वैल्यू पुट करी। आप देखेंगे कि हीट इक्वेशन का केस भी बहुत आपको सिमिलर लगेगा आर्टिकल ऑफ वेव इक्वेशन से। तो अब जरा देखिए, दोनों केसेस में जैसे हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में स्टडी करते थे, ये पार्ट आप पहले ही बहुत अच्छे से स्टडी कर चुके हैं, तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं रिपीट कर रही हूँ कि सॉल्यूशन कैसे आए। बस एक बात ध्यान रखना कि यहाँ d जो है वो सेकेंड डिग्री था, तो दो सॉल्यूशन आए। यहाँ t फर्स्ट डिग्री में है तो सिंपल एक ही सॉल्यूशन आएगा। तो जो आपका फर्स्ट केस है उसमें हमने x और y के, जो x और t के दो सॉल्यूशन है उनको मल्टीप्लाई कर दिया, ये आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो ये आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गया व्हेन k इज ग्रेटर देन जीरो। k को बोथ साइड देखो जीरो पुट कर देंगे तो ये सिंपल आ गए। सिंपल जैसे हमने वेव इक्वेशन के केस में इंटीग्रेट करा था, ऐसे x और t निकाल के बोथ को मल्टीप्लाई कर दिया। फिर k लेस देन जीरो के केस में वैसे ही माइनस पी स्क्वायर लिया, ये दो इक्वेशन बनी, दोनों से सॉल्यूशन निकाले और दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब हमारे पास तीन सॉल्यूशन आ गए हैं, 7 जो k ग्रेटर देन जीरो के केस में, 8 जो k इज इक्वल टू जीरो के केस में, और 9 जो k लेस देन जीरो के केस में है। बट वी हैव टू चूज दैट सॉल्यूशन विच इज कंसिस्टेंट विद द physical nature of the problem. In the problem related to heat conduction, temperature must decrease with the increase of time. क्या है? टेम्परेचर जो है डिक्रीज होगा विद द इंक्रीज ऑफ टाइम। तो जो सुटेबल सॉल्यूशन है हीट इक्वेशन का वो आपका यही होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप अपने बाकी दो केस देखेंगे तो इस वाले केस में और इस वाले केस में आपका जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि आपका टी पॉजिटिव सेंस में आने की वजह से यू भी इंक्रीज हो रहा है, इसमें आपका टी इन्वॉल्व ही नहीं हो रहा है। तो आपके पास सिर्फ एक यही, बिल्कुल जैसे आपका वेव के केस में भी यही एक ऑप्शन रहता था, यहाँ भी आपका गिवन कंडीशंस को सिर्फ यही वाला ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा। और बाकी दो केसेस में कैसे क्या प्रॉब्लम आती है, जैसे हमने वेव इक्वेशन के केस में डिस्कस करा था,
नेक्स्ट आर्टिकल में हम वही सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो सॉल्यूशन ऑफ वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन सेटिस्फाइंग गिवन कंडीशन, तो ये आपकी हीट इक्वेशन है। अब हमने क्या कंडीशन ली है कि U0T और UAT आपका 0 है और UX 0 आपका FX है। अब देखो जो सॉल्यूशन निकालने का स्टार्टिंग का पार्ट है वो बिल्कुल लास्ट आर्टिकल से सिमिलर है, वो केस मैं नहीं ले रही हूँ। k इज इक्वल टू पी स्क्वायर आने के बाद ये पार्ट यहाँ तक आपने भी लास्ट आर्टिकल में बिल्कुल एज इट इज किया था। अब हम अपनी इनिशियल कंडीशंस लगाकर ये चेक करते हैं कि k की किस वैल्यू के केस में हमारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट केस में x को 0 पुट करूँ, जैसे ही x 0 पुट करेंगे इक्वेशन आ गई है। इससे आपका C1 प्लस C2 0 हुआ, यानी कि C2 आ गया माइनस C1 के इक्वल। फिर हम x को पुट कर देते हैं a x को a पुट करते ये बनेगा, यानी कि ये वाला पार्ट आपका 0, इसमें C2 की वैल्यू पुट कर दी, ये आ गया। अब हम कह रहे हैं C1 तो 0 हो नहीं सकता क्योंकि बोथ के 0 होने से आपका सॉल्यूशन ट्रिवियल हो जाएगा, यानी कि ये वाला पार्ट 0 होगा। इस वाले पार्ट को 0 करने से ये पार्ट ऐसे आ जाएगा। ये बिल्कुल स्टेप सिमिलर हैं आपके वेव इक्वेशन के आर्टिकल से, तो इसको मैं यहाँ डिटेल में आपको सारे स्टेप्स दोबारा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। जिसको भी डाउट हो वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन वाली वीडियो दोबारा से देखें, आपको ये स्टेप दोबारा से क्लियर हो जाएंगे कि एक्सपोनेंशियल में ये कंडीशन कैसे ऐसे रिड्यूस करती है। ई की पावर किसी भी पावर 1 होती है तब वो एंगल पावर क्या होती है, 0 ही, और किसी भी पावर के लिए कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो सकती है। ए आपका नॉन ज़ीरो है, गिवन है, तो आपका 2AP में से आपका P ही 0 होगा, लेकिन P 0 नहीं हो सकता क्योंकि P क्या है, K की वैल्यू है, और K जब आपका पॉजिटिव है तो P भी आपका क्या होगा, नॉन ज़ीरो। तो यानी कि इस केस में ये वाली जो कंडीशन है तभी सेटिस्फाई होती है कि या तो C1 0 हो या P 0 हो या A 0 हो, उनमें से कोई भी 0 नहीं है। तो इस केस में गिवन कंडीशंस को सेटिस्फाई करने वाला कोई भी अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन नहीं आता है, तो हम k इज इक्वल टू पी स्क्वायर यानी कि पॉजिटिव वाला केस रिजेक्ट करते हैं। तो आ जाते हैं हम k इज इक्वल टू 0 वाले केस पे। तो उस केस में आपने लास्ट आर्टिकल में ये सॉल्यूशन निकाला था। एक मिनट, यहाँ ज़रा सी मिस्टेक है आपकी बुक में, क्योंकि ये जो इसने पार्ट है यहाँ पर एज इट इज़ आपका उठा लिया वेव इक्वेशन से, लेकिन जो आपकी हीट इक्वेशन है उसमें जो t की वैल्यू आती है वो आपकी फर्स्ट डेरिवेटिव में होती है। तो एक्चुअल में ये पार्ट नहीं आना, ये इज इक्वल टू C7 सिंपल, बस इतना ही कांस्टेंट आपने यूज़ करना है। हाँ जी, देखिए t आपका सिर्फ C7 के इक्वल है। मैंने दोनों की वैल्यू मल्टीप्लाई करी, एक बार x को 0 पुट करा तो आपका C6 इंटू C7 0 हो गया। C7 0 हो ही नहीं सकता कि उसके 0 होते पूरा सॉल्यूशन 0 हो जाता है, इसलिए C6 0 होगा। आप यहाँ चाहें तो साइड में मेंशन कर सकते हैं कि C7 ऑलवेज क्या होगा, आपका नॉन ज़ीरो। ऐसे ही जब आपने x को a पुट करा तो आपका C5 a इंटू C7 बन गया। C7 0 हो नहीं सकता, a 0 हो नहीं सकता, और अगर C5 0 हो गया तो भी आपका ट्रिवियल सॉल्यूशन आ जाएगा, इसलिए हम इस केस को भी क्या कर देते हैं, रिजेक्ट। अब आ जाते हैं k लेस देन 0 के केस में। उसके केस में आपका ये सॉल्यूशन आ चुका है। मैंने इसमें x को जैसे ही 0 पुट करा आपका C7 क्या आ गया, 0। फिर अब हम ये वाली वैल्यू ऊपर रिप्लेस कर देते हैं तो आपका सॉल्यूशन बन गया है ये। अब इसमें मैं x को क्या पुट कर देती हूँ, a, तो आपकी लेफ्ट साइड क्या है, 0 के इक्वल, तो आपकी वैल्यू आ गई ये। अब हम कह रहे हैं कि C9 0 नहीं हो सकता क्योंकि ये बाहर है कांस्टेंट, इससे पूरा सॉल्यूशन 0 बन जाएगा। C8 0 नहीं हो सकता यहाँ पर क्योंकि इससे भी आपका सॉल्यूशन 0 सॉल्यूशन हो जाएगा, और आपका इसका मतलब साइन पी ए 0 है। साइन थीटा इज इक्वल टू 0 मतलब थीटा इज इक्वल टू एन पाई, तो p की वैल्यू आ गई एन पाई बाय ए। अब मैंने क्या करा, जो ये आपके C8 C9 कांस्टेंट आ रहे थे उनको कंबाइंड करके एक नया सॉल्यूशन में कांस्टेंट an नाम रख दिया। यहाँ पर देखिए p की वैल्यू रिप्लेस कर दी और यहाँ पर भी p की वैल्यू रिप्लेस कर दी। तो ये जो आपके पास आया है ये आपका n की हर वैल्यू के लिए ये u क्या है, एक सॉल्यूशन। तो बाय प्रिंसिपल
यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशंस आपका जो समेशन अगर हम इस पे अप्लाई कर दें एंड फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी यू एक्स टी भी सोल्यूशन होगा। अब आपकी एक लास्ट कंडीशन थी जो यूज़ करनी रह गई थी कि जब हम इसमें टी को ज़ीरो पुट करें तो यू एक्स ज़ीरो एफ एक्स के इक्वल है, राइट साइड पर टी ज़ीरो पुट करके आ गया ये। अब एफ एक्स की वैल्यू अगर ये है तो वेव इक्वेशन वाले आर्टिकल में आपने इसे फाइंड आउट करने का ये फॉर्मूला पढ़ा है यूजिंग हाफ साइन सीरीज। हमने ये फार्मूला यूज करेंगे, ए एन आ जाएगा। ये ए एन की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 7 में पुट कर देंगे, आपका गिवन इक्वेशन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ जाएगा। एग्जाम्पल पे आ जाइए, वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन है, हमें ये बाउंड्री कंडीशन यूज करनी है कि यू ज़ीरो टी यू एल टी आपका ज़ीरो है तो आपको लिमिट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी के केस में यू एक्स टी अगर ज़ीरो हो तो इसका क्या निकालना है सॉल्यूशन। अब आप एक बात ध्यान रखना, अब एग्जांपल्स में क्योंकि अब आपको क्लियर हो चुका है कि वो जो कांस्टेंट के लेना है वो अब आपको सिर्फ माइनस पी स्क्वायर लेते ही सॉल्व करना है। अगर आप इसको पॉजिटिव या ज़ीरो लेंगे तो आप देख चुके हैं कि आपका सॉल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। तो सॉल्यूशन निकालने वाला पार्ट यहाँ भी आप देख रहे हैं, वैसे ही मैंने यू अज्यूम किया और अब हमने डायरेक्ट, क्योंकि अब हमें आर्टिकल से क्लियर हो चुका है तो हमने कांस्टेंट को डायरेक्ट सिर्फ नेगेटिव वाला केस लेते हुए सॉल्व करके सॉल्यूशन निकाल लिया। सॉल्यूशन बना ये, हमने देखो दोनों को मल्टीप्लाई में लिखा, इस C3 को अंदर मल्टीप्लाई करके C1 C3 और C2 C3 बना के A1 और A2 बना लिया सिंपल सिंप्लीफिकेशन के लिए कि A1 की वैल्यू है आपके पास C1 C3 और A2 की वैल्यू है C2 C3। अब आपके पास है U0t और ULT आपके पास ज़ीरो है और UXT पर अगर आप लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाओ तो वैल्यू क्या आती है ज़ीरो। अब ज़रा ध्यान से देखिए, ये जो आपका u फंक्शन है अगर मैं इस पे लिमिट लगा दूँ t टेंड्स टू इन्फिनिटी तो लिमिट लगेगी इस वाले पार्ट पे, तो आपके पास क्या बन जाएगा e की पावर माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, टी पे इन्फिनिटी लगाई ना हमने लिमिट, तो ये बन गया 1 ई की पावर इन्फिनिटी। ई की पावर इन्फिनिटी क्या होता है इन्फिनिटी, यानी कि ये बन जाएगा 1/इन्फिनिटी और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी ज़ीरो। तो लेफ्ट साइड में जब एक टर्म ज़ीरो तो पूरा ज़ीरो, यानी कि ये कंडीशन तो हो गई सेटिस्फाई। अब हमने दोनों कंडीशन यूज़ करनी है, यानी कि एक बार एक्स की जगह ज़ीरो और एक बार एक्स की जगह एल। तो देखो जैसे ही मैंने एक्स की जगह ज़ीरो पुट करा, कॉस ज़ीरो आपका क्या हो जाता है 1 और साइन ज़ीरो ज़ीरो, तो यानी कि A1 और इनटू में ये बच गया, तो यहाँ से आपका A1 क्या आ गया ज़ीरो। अब हम अपनी A1 की वैल्यू को इसमें पुट कर देते हैं। अब यानी कि ये है आपका सॉल्यूशन जिसे आपने सॉल्व करना है यूजिंग अपनी नेक्स्ट कंडीशन x इज इक्वल टू एल। तो जैसे ही मैं x को एल पुट करूंगी आपका ये पार्ट आ जाएगा। अब A2 ज़ीरो नहीं हो सकता क्योंकि A2 को ज़ीरो पुट करते पूरा सॉल्यूशन ज़ीरो, यानी कि आपका साइन पी एल ज़ीरो, साइन थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो मतलब थीटा इन पाई, और यहाँ से आपके पास p की वैल्यू आ गई। इस p की वैल्यू को हमने अपने सॉल्यूशन नंबर 6 में पुट करा और हर p की वैल्यू के लिए यहाँ पर एक सॉल्यूशन आएगा और जिसमें n की वैल्यू 1 2 3 एंड वेरी कर रही है। तो जनरल सॉल्यूशन क्या हो गया, देखो सॉल्यूशन A2 के लिए मैंने an लिख दिया, साइन p की वैल्यू n पाई एक्स बाई एल और यहाँ पर भी वैल्यू रिप्लेस कर दी, और an जो है वो क्या है आपका आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट। तो अब जो आपका जनरल सॉल्यूशन यू एक्स टी है वो समेशन है ओवर यू एन एक्स टी, वैल्यू पुट कर दी। अब अगर क्वेश्चन में कोई और कंडीशन ऐसी गिवन होती कि जिससे हम ए एन की वैल्यू निकाल सकते तो हम वो भी यहाँ पर अप्लाई कर देते, लेकिन और कोई कंडीशन ऐसी आपको गिवन नहीं है जिससे आप ए एन की वैल्यू कैलकुलेट कर सके, तो यही आपका रिक्वायर्ड क्या हो गया सॉल्यूशन। नेक्स्ट पे आ जाइए, ये है आपकी वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन। आपको u0t u1t 0 और ux 0 इज इक्वल टू के साइन 2πx यूज करते हुए इसका क्या निकालना है सॉल्यूशन। और या हम इसे दूसरे स्टेटमेंट से देखें, टेम्परेचर निकालना है इन्हें बार जिसके एंड्स x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1 आर इंसुलेटेड है, मतलब यहाँ पर u की वैल्यू क्या है 0। और इनिशियल टेम्परेचर मतलब u व्हेन t इज इक्वल टू 0 की वैल्यू कितनी है k साइन 2πx। इनिशियल वर्ड जहाँ भी यूज होता है मतलब वहाँ टाइम वेरिएबल t की वैल्यू क्या होती है 0। तो अब देखो स्टार्टिंग वाला जो पार्ट है सॉल्यूशन निकालने का वो बिल्कुल सिमिलर रिपीट होगा। देखिए बिल्कुल वैसे ही सॉल्यूशन निकाला, मल्टीप्लाई किया,
A1 A2 डिफाइन किए, U0 2 और U, यानी कि लास्ट आर्टिकल में जो L आपका यूज़ हो रहा था यहाँ उसकी वैल्यू सिंपल 1 यूज़ हो रही है, यानी कि ये वाला पार्ट भी यहाँ पर देखो बिल्कुल सिमिलर यूज़ होगा। UN आ गया बिल्कुल आपके लास्ट आर्टिकल की तरह बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। आपका ये यहाँ तक का पार्ट आपको बिल्कुल अपने प्रीवियस आर्टिकल जैसा ही लगेगा, बस प्रीवियस आर्टिकल में जहाँ L था यहाँ उसकी वैल्यू 1 यूज़ हो गई। अब हम अपनी लास्ट कंडीशन यूज़ करते हैं जिसके अकॉर्डिंग t की वैल्यू 0 है, तब आपका ux0 इसके इक्वल है, यानी कि लेफ्ट साइड तो ये, राइट साइड में हमने t को 0 पुट कर दिया, e की पावर -0 क्या हो गया 1, तो ये बच गया a sin n पाई x। अब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, अपने वेरिएबल an की। तो अब हम देखते हैं दोनों साइड के कोफिशिएंट कंपेयर करो, तो यहाँ पर जो sin 2 पाई x है, यहाँ पर sin 2 पाई x कब आएगा, जब n की वैल्यू हो क्या हो 2। तो अगर मैं लाइक टर्म्स के कोफिशिएंट कंपेयर करूं तो लेफ्ट साइड पर तो सिर्फ 2 पाई एक्स का कोफिशिएंट है, यानी कि राइट साइड पर n की वैल्यू जब भी मैं 2 से डिफरेंट पुट करूंगी लेफ्ट साइड पर वो टर्म है ही नहीं, तो वो सब क्या हो जाएंगे 0। तो इन जनरल आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास a1 0 आ गया, a2 की वैल्यू k आ गई। a2 की वैल्यू कैसे k आई कि आप अपनी अबव वाली इक्वेशन में देखेंगे कि साइन 2 पाई के एक्स का लेफ्ट साइड तो कोफिशिएंट है k और राइट साइड उसका कोफिशिएंट आ जाएगा a2, तो a2 की वैल्यू क्या हो गई k, और बाकी जितने भी ai's हैं वो सब क्या हो गए 0। तो यानी कि n की वैल्यू सिर्फ 2 के लिए आपका सॉल्यूशन आ रहा है। तो अब n की वैल्यू तो 2 और a2 की वैल्यू k हम अपनी इक्वेशन 7 में पुट कर देंगे, तो आपका यही रिक्वायर्ड क्या आ जाएगा सॉल्यूशन। थैंक यू।